दृष्टि आईएएस के टुडेज डी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। पिछले एपिसोड में आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में हैं? हमारे ऑप्शन थे तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की 75 आर्द्रभूमियां रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध हैं। इसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट 14 हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह आर्द्रभूमि के मौलिक पारिस्थितिक कार्यों और उनके आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोरंजक मूल्य को पहचानता है। भारत में यह कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ था। अब आइए आज के सेशन की तरफ देखते हैं और पहले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में मेक इन इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फॉर मशीनरी इंडस्ट्री रिपोर्ट किसने जारी की? हमारे ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इस प्रश्न के विश्लेषण को देखते हैं। हाल ही में मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फॉर मशीनरी इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद यानी NCAER ने जारी किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। NCAER ने इस रिपोर्ट में गैर ट्रैक्टर कृषि मशीनरी उद्योग की मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। यह रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि भारत को गैर ट्रैक्टर कृषि मशीनरी के लिए खुद को उत्पादन और निर्यात केंद्र में बदलने के लिए एक 15 वर्षीय दृष्टि की आवश्यकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद भारत के प्रमुख आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक में से एक है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब यानी ODOPDEH ने ताज होटल्स के इन हाउस लग्जरी स्टोर खजाना में ओवरलैपिंग उत्पादों की मैपिंग और टैगिंग की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब वाणिज्य विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक कार्यक्रम है। यह विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है। साथ ही इसका उद्देश्य समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जिला स्तर पर स्थायी रोजगार सृजित करना भी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाइट लेवल ATM के लिए गैर बैंक ATM ऑपरेटर किस अधिनियम द्वारा अधिकृत है? हमारे ऑप्शन हैं भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या कंपनी अधिनियम 2013। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में व्हाइट लेवल ATM की स्थापना, स्वामित्व और संचालन के लिए वक्रांगी लिमिटेड को जारी किए गए एक प्राधिकरण की वैधता बढ़ा दी है। व्हाइट लेवल ATM यानी WLA गैर बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित ATM है। गैर बैंक ATM ऑपरेटरों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह ऑपरेटर नकदी निकालने के अलावा व्हाइट लेवल ATM ग्राहकों को कई अन्य सेवाएं सुविधाएं प्रदान करता है। इसके द्वारा उपलब्ध कुछ सेवाओं में शामिल है खाता संबंधी जानकारी, नकद जमा, नियमित बिल भुगतान आदि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व भर में पहले स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस जारी किया गया है। इस डेटाबेस के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान के साथ विश्व में पहले स्थान पर रहा, इसलिए विकल्प बी सही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत के दुग्ध उत्पादन में 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का स्थान है। आपको बता दें कि दुनिया भर में लगभग 150 मिलियन परिवार दूध उत्पादन में लगे हुए हैं। अधिकांश दूध का उत्पादन विकासशील देशों में छोटे किसानों द्वारा किया जाता है। दूध उत्पादन घरेलू आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान देता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? हमारे ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर।
यानी हाल ही में लद्दाख के इनोवेटर और इंजीनियरिंग सोनम वांगचुक ने अपना 5 दिवसीय जलवायु उपवास पूरा किया। यह उपवास इस क्षेत्र के नाजुक इकोसिस्टम की ओर भारतीय नेताओं का ध्यान आकर्षित करने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसे संरक्षित घोषित कराने का एक प्रयास है। संसद की एक स्थायी समिति ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, क्योंकि यहाँ आदिवासी समुदाय कुल आबादी का लगभग 80% है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है और उन्हें भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि पर कानून बनाने की स्वायत्तता प्रदान करती है। वर्तमान में इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम मौजूद हैं, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन है केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। आइए विश्लेषण देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने जैव उर्वरक के उपयोग के संबंध में जानकारी दी है। आपको बता दें कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन रणनीति और जैविक खेती के तहत जैव उर्वरक के उपयोग की सिफारिश की जाती है। जैव उर्वरक लाइव माइक्रोबियल उत्पाद होते हैं जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। जैव उर्वरक में मौजूद सूक्ष्मजीव मिट्टी और हवा के भीतर मौजूद पोषक तत्वों का दोहन करके उन्हें पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिसे पौधे ग्रहण कर सकते हैं। कुछ जैव उर्वरकों के नाम हैं राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फास्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया आदि। इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके स्थापित किया गया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आइए विश्लेषण देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST वर्तमान में अधिकृत सदस्यों की संख्या के आधे से भी कम के साथ कार्यरत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST। NCST में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी? हमारे ऑप्शन है जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी या डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। इस प्रश्न का सही जवाब है जयंती पटनायक। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए लैंगिक उत्तरदायी शासन पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन शी इज चेंज मेकर कार्यक्रम के तहत किया गया था। शी इज अ चेंज मेकर सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गरिमा गृह योजना किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है असहाय महिला, ट्रांसजेंडर, शिशु या बुजुर्ग व्यक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने लोकसभा में गरिमा गृह योजना के संबंध में जानकारी दी। गरिमा गृह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय देने के लिए शुरू की गई एक योजना है, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऐसा आश्रय प्रदान करना है जिसमें भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। इसके अलावा यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की क्षमता निर्माण कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। आपको बता दें कि संसद द्वारा वर्ष 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया था। केंद्र सरकार के इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
इस अधिनियम की धारा 8(4) में उल्लेख किया गया है कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाएगी। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। आइए अब आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी NIMHANS किस शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन है अमृतसर, पटना, बेंगलुरु या कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।